जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के देसी एजुकेशन पे। आज हम फिर लेकर आए हैं अगला अपना मॉक टेस्ट नंबर 7, जिसमें हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन करना। ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्युत रोधी पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है। विद्युत रोधी का मतलब आप समझ रहे हैं, कुचालक। कहने का मतलब कुचालक। देखिए ऑप्शन, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित नहीं होते हैं, अब ये क्रिस्टल होते हैं, गलत बात। उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉनों के संगत प्रोटॉन से अधिक होते हैं, अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कुचालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होते हैं, इसलिए उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भौतिक राशि में से किसका प्रभाव एक बेलनाकार प्रतिरोध पर नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया है, इसमें से गुजरने वाली धारा का, इसकी लंबाई का, प्रतिरोधक में प्रयुक्त पदार्थ की प्रतिरोधकता का, बेलन के अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल का। आपको याद होगा फार्मूला मैंने इसका बताया था, प्रतिरोध का R बराबर ρ/L/A। कह रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर ही रहा है, प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता ही है। यानी हमको यहाँ इसमें धारा नहीं दिख रही है, यानी धारा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक, चलिए आगे देख रहे हैं। फार्मूला याद रखिए, बस उसको डिराइव करना सीख लिए, बस आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए रिलेशन का सवाल है, आवृत्ति एफ और कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बीच सही संबंध बताना है। आपको आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में एक फार्मूला याद होगा, ये वाला, आवर्तकाल T बराबर 2 ओमेगा बराबर 2 पाई/T। ठीक, तो बस अब टाइम आवर्तकाल आवृत्ति का उल्टा होता है, तो अपना ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई F, आवृत्ति को F बोला है, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ओमेगा बराबर 2 पाई F। ओके, गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 134। एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट पैमानी दोनों का पाठ्यांक समान है, सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। इसमें केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट पैमानी के दोनों का पाठ्यांक को बराबर कर दिया, यानी के और एफ को बराबर कर दिया है। फिर आगे पूछ रहा है सेल्सियस तापमापी में उसका संगत पाठ्यांक क्या होगा। यदि ये सी बराबर, पहले से एफ बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर दिया है, अब कह रहा है कि सी के बराबर कर दिया जाए तो ठीक। यहाँ से सी बराबर हम एक्स भी मान ले रहे हैं, चाहे सी भी रखे, हम मान निकाल लेते हैं इनके फार्मूले से। ये फ़ारेनहाइट वाला एफ -32/180/K-273/100 वाले से, बस यहाँ पे एक्स मान लेंगे, यहाँ से एक्स करके अपना टेम्परेचर निकाल लेंगे। ये नीचे सोल्यूशन में देख लेते हैं, देख लें यहाँ से, बस अपना दे दिया है सी बराबर एफ बराबर केल्विन बराबर एक्स मान लेंगे, अपना एक्स मान रखे, अपना एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 135। एक एक्स किरण नलिका में तंतु और लक्ष्य के बीच पार्थक्य को समान रखते हुए यदि लागू विभवांतर दुगुना कर दिया जाए तो अंतर्गत आधार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, आपको इसमें एक रिलेशन याद होगा, आपको वर्क फंक्शन वाले में लास्ट में का जो चैप्टर है, E बराबर h/ν, इसको खोल लेंगे SC/λ। ठीक, यहाँ से हमको एनर्जी और तरंग दैर्घ्य में रिलेशन मिल गया। ठीक, तो देखिए बोल रहा है
तो अब अपना फार्मूला आ जाएगा लेमडा बराबर SC अपन ई को हम लिख सकते हैं ई भी। अब विभव को 2 गुना करने के लिए कह रहा है वो, तो विभव को 2 गुना करेंगे तो अपना 1/2 हो जाएगा ई भी, फिर इसको हम ई लिख सकते हैं, तो यानी हम आधा हो जाएगा, कहने का मतलब पूरा। आप देख सकते हैं सीधा डायरेक्ट 1/E, इसको हम लिख सकते हैं 1/E भी। तो विभव को बोल रहा है कि विभवांतर को 2 गुना कर दिया जाए तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो 2 गुना कर दिया जाएगा तो आधा हो जाएगा। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा C। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फार्मूला याद रखिए बस, उस फिर डिराइव करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, संबंध FG(m1m2/r² के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। Ng आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, m1m2 द्रव्यमान है, r त्रिज्या दिया है, यह बल दिया है। ठीक, तो इसमें बताना है कि G राशि क्या चीज़ है, क्या सत्य है। इसमें ऑप्शन ये दिया है, राशि G गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान G पर निर्भर करते हैं, जरूरी नहीं है। राशि G पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है, ये भी कोई बात नहीं है। G का प्रयोग केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जो दोनों द्रव्यमान एक पृथ्वी हो, ये भी कोई बात सही तो नहीं है। हाँ, एक बात ये सही है, G एक सार्वत्रिक नियतांक है। फैक्ट बात यही है, G का मान एक सार्वत्रिक है, कहीं बदलता नहीं है। ठीक, 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक, इसको वैल्यू भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 137, यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है तो कांच और पानी में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा? आपको ये भी फार्मूले से हो जाएगा। देखो, अपवर्तनांक बराबर C/V, यानी प्रकाश की चाल मीडियम में चाल। तो यहाँ से हमको मिल जाता है अपवर्तनांक बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/V। तो अपना वेग अपवर्तनांक के विपरीत होता है। ठीक, तो यहाँ हम उल्टा करके अपना निकाल लेंगे। चलिए आइए देखते निकाल लेते हैं। तो ग्लास में और वाटर में अनुपात पूछा है, तो उलट देंगे इसको, पहले 4/3 लिख लेंगे, 3/2 लिख देंगे, ऊपर जाएगा 8/9। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप देख सकते हैं सोल्यूशन में। चलें आगे, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है, एक खोखला धातु गोला जिसकी भीतरी त्रिज्या A और बाहरी त्रिज्या B है के केंद्र पर एक धन आवेश Q रखा है। केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पहले फार्मूला देख लीजिए, समझ लीजिए। एक बिंदु मान दिया है, A B बाहर की दूरी है, A अंदर की त्रिज्या है। ठीक, ये वाला आकार है कि r दूरी पर कोई बिंदु, केंद्र से r दूरी पर क्षेत्र निकालना है। तो ये डिपेंड करता है, अंदर तो जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र 0 होगा, और बाहर की बात करेगा तो कुछ होगा। ठीक, हम लोग देख लेते हैं, इसमें कंडीशन दिया है कि अंदर कह रहा है कि बाहर कह रहा है। तो E बराबर 0 के लिए जब A का मान 0 A से बड़ा यानी अंदर से बड़ा होगा, B से छोटा यानी सरफेस पे, इस सरफेस से नीचे जाएगा अंदर, तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल टू 0 के लिए R लेस इक्वल टू A। अगला C ऑप्शन है, E बराबर Q/4πε0r। ये तो फार्मूला ही गलत है, r² होता है, E बराबर के Q/r² होता है फार्मूला भी गलत है, ये हो नहीं सकता। वैसे भी ये वाला भी, ये भी गलत है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। बी से छोटा है, बी वाले त्रिज्या से मैंने जो बताया है, बिंदु यहाँ से छोटा है यानी अंदर ही आएगा, इसलिए उसका वैद्युत क्षेत्र 0 होगा।
आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 139 पे। कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तुम देख के भड़कने बस कॉमन चीज़ पकड़ लेनी है फटाक से आपको। देख लिए, तीक्ष्ण वक्र अर्थात छोटी त्रिज्या वाला वक्र की तुलना में मंद वक्र अर्थात बड़ी त्रिज्या वाला वक्र के लिए पिंड का अभिकेंद्रीय त्वरण कम होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है तीक्ष्ण वक्र की तुलना में मंद वक्र के लिए अभिकेंद्र त्वरण अधिक है। यानी हम लोग बार बार देख लें सब में अभिकेंद्र बल का जिक्र कर रहा है। प्रश्न में क्या दिया गया, किसी पिंड वर्चुअल पथ पर नियत चाल से गतिमान है, लिखने इसमें से क्या बात होगी। अगर देखिए, अगर छोटी वृत्त की बात करेंगे हम, छोटे वक्र की या बड़े वक्र की, इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। ठीक, तो अपना फार्मूला होता है अभिकेंद्रीय त्वरण का, यह बराबर mv²/r। हमको r से रिलेटेड करना, जिसकी दूरी अधिक होगी अभिकेंद्रीय बल कम होगा, जिसकी दूरी कम होगी अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा। तो अपना इससे देखेंगे तो अपना पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि बड़ी वक्र वाले के लिए पिंड का अभिकेंद्रीय त्वरण कम होगा, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ठीक, अब समझ रहे होंगे। क्वेश्चन में भी कॉमन चीज़ पकड़ना चाहिए, ऑप्शन में भी कॉमन पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है सबको पढ़ने के लिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 140। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को क्या कहते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट ऑफ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। 141। अधिक ऊंचाई पर जल की अपेक्षा कम ताप पर उबलता है, क्यों। क्योंकि वहाँ पर वायु दबाव कम होता है, सबको पता है। अब देखे होंगे कि हवाई जहाज़ भी क्यों ऊपर उड़ती है, वो भी चाहती तो नीचे उड़ सकती है, इसी के वहाँ पे ऊपर वायुमंडल में दबाव बहुत कम पड़ता है, इसलिए ऊपर वायुयान उड़ती हैं। ठीक, इससे आपको भूलेगा नहीं, जब ऐसी बात आती है तो इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ऊपर जाने पर, पृथ्वी जितने ऊपर जाएंगे दबाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 142। वाहनों के अग्रदीपों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं पिछले मॉक टेस्ट में बता चुका हूँ कि कब अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है, कहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण का प्रयोग हेडलाइटों में इसलिए किया जाता है कि प्रकाश को समांतर क्रम में आगे भेजने के लिए। ठीक, और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के जो शीशा लगा था पीछे की का दृश्य देखने के लिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब इस दोनों क्वेश्चन में गलतियाँ नहीं होंगी। देख लीजिए ऑप्शन में, बल्ब के आने वाले प्रकाश के आसपास के वाहनों को केंद्रित करता है, गलत बात है, समांतर किरणों में भेजता है, राइट ऑप्शन अपना यही हो जाएगा। बस आगे बढ़ेंगे फटाक से, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी से देख के आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 143। यदि किसी वस्तु को पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा के लिए भार की तुलना में उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फैक्ट बात है कि अगर पानी में किसी चीज़ को हम उठाते हैं तो नीचे से जो अपथस्ट पर लगता है वो भी लगता है, खींचते हैं तो जोर लगता है। कि बाल्टी को निकालते हैं, अंदर तो घुमाएंगे तो कोई बात नहीं, जब निकालते हैं तो नीचे से उस बार लगता है कुछ पकड़ा हुआ है, तो उसी को बोल रहा है। तो वायु में तो सफ़ा उठा लेंगे, पानी में से निकालने में पीछे से बल लग रहा है, यानी उसके भार में वृद्धि हो रही है, तो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, 144। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का पथ में घूम रहा एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया है, उपग्रह को भूमि स्टेशन से दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, उपग्रह को पश्चगति रॉकेट द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है और ऊर्जा इससे पृथ्वी के चारों ओर चलायमान रखती है। पृथ्वी पथ में घूमने के लिए उपग्रह को
पट्टिका और ठोस ईंधन में से ऊर्जा मिलती है। परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। देखो फैक्ट बात है ये कि परिपथ में घूमने के लिए कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो आप बताइए, पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह हैं उनको कहाँ से ऊर्जा मिलती है? उसके जो चक्र में आ जाता है, उस चीज़ में कोई भी चीज़ चली जाती है तो उसके अनुरूप वो घूमने लगेगी। ठीक, उसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 145 निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? आपको मैंने एक क्रम बताया था इसका, GXUV, IMR, गामा, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। अगर आप इधर जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी, और इधर अगर जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। ठीक, तो आप देखें गामा दिया नहीं है इसमें, उसके बाद दिया है एक्स किरणों, तो एक्स किरणों में ऊर्जा अधिक जाती है। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 146 निम्नलिखित में से किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय धूप के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन हैं। अगर यदि प्रकाश का परिक्षेपण नहीं दिया होगा तो आप प्रकाश का व्यतिकरण भी लगा सकते हैं। ठीक, प्रकाश का व्यतिकरण परिक्षेपण न देके प्रकाश का व्यतिकरण दिया है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रकाश का परिक्षेपण दे दिया है तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। 147 निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपने मार्ग में अवरोधक की पहचान कर सकती हैं? सबको पता है चमगादड़ अल्ट्रासोनिक इंफ्रासव्य तरंग चमगादड़ों को सुनाई देती हैं। कुछ जानवर होते हैं जो पक्षियाँ होती हैं जिनका परासव्य तरंग सुनाई देती हैं, उसमें चमगादड़ आता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए तो याद होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु को उच्च ताप पर रखी वस्तु की ऊष्मा स्वतः प्रभावित नहीं होती है, हो सकती है, यह कथन कहलाता है? देखिए इसमें हम तीनों नियमों पे बात कर लेते हैं, सभी नियमों पे। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है। शून्य नियम से हमको टेम्परेचर की परिभाषा मिलती है। ठीक, प्रथम नियम से मिलता है फार्मूला हमको, जहाँ Q बराबर W प्लस U, जहाँ U आंतरिक ऊर्जा होती है, कार्य होता है। दूसरा नियम आ जाता है अपना, कहा जाता है कि संपूर्ण कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है लेकिन ऊर्जा को कार्य में नहीं बदला जा सकता है। और कई वैज्ञानिकों का मत है, बताया गया उसमें कि कभी भी ताप निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आता है, तब तक आता है जबकि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए। ठीक, यही ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप समझ गए होंगे। 149 निम्नलिखित तरंगों में कौन सी एक अन्य 3 के वर्ग से संबंधित नहीं है? देखिए ये एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे या ध्वनि तरंगे। इसमें से ध्वनि तरंगे मैकेनिकल वेव दिख रही हैं। ठीक, और ये जो एक्स किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख हैं। ये तीनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव हैं। ठीक, तो इसमें अलग कौन सा है? ध्वनि तरंगे, मैकेनिकल वेव। ठीक, समझ में आ गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलो वोल्ट के विभवांतर से
गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा, इसमें कुछ नहीं करना है, ई बराबर ई भी और ना भी ये भी 1.6 गुना 10 विभवांतर 1 किलो दिया है तो 10⁻³ आइयो 1 किलो दिया है तो 10⁻³ 1.6 गुना 10⁻19 तो घट जाएगा तो आ जाएगा अपने 1.6 10⁻16। गॉट इट? आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है, मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वी नीड सपोर्ट विथ मी fully. So thank you, all the best, Jai Hind।